नासा ने एक बंदर को अंतरिक्ष में क्यों भेजा? वो दिन था 31 जनवरी सन 1961। फ्लोरिडा की सर्द हवाओं में एक छोटा सा चिंपैंजी अपने पिंजरे में बेचैन बैठा था। वो सहमा हुआ था और उसकी आंखों में वो सब देखा जा सकता था जो उस वक्त वो महसूस कर रहा था। शायद वो डरा हुआ था, शायद थोड़ा जिज्ञासा में, या शायद वो कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जिसे इंसानी भाषा में बयां नहीं किया जा सकता। उस चिंपैंजी का नाम था हैम। और अगले कुछ मिनटों में एक जोरदार धमाके के साथ मरकरी रेडस्टोन रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ता चला गया और सबकी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन उस रॉकेट के अंदर वो अकेला बैठा था। चारों तरफ मशीनों की दीवारें और बाहर था अनंत अंतरिक्ष का भयानक सन्नाटा। जैसे ही वो धरती से दूर अंतरिक्ष में चला गया, उसकी छोटी सी चीख अंतरिक्ष की खामोशी में गूंज उठी। वो शायद किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन उसने एक सवाल छोड़ दिया। नासा ने इस मासूम जानवर को अंतरिक्ष की उस अनजानी दुनिया में क्यों भेजा? ये कोई इमोशनल करने वाली फिल्मी कहानी नहीं है। ये विज्ञान की खोज और उसके छोटे से प्राणी की भावनाओं का संगम है। आज हम उस मिशन से जुड़े कई सवालों के जवाब खोजेंगे। हम जानेंगे कि हैम को अंतरिक्ष में भेजने के पीछे क्या वैज्ञानिक मकसद थे और उसकी वो यात्रा उसकी जिंदगी को कैसे छू गई। ये एक कहानी है जो आपको हैरान करेगी, भावुक करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। सन 1960 का दशक दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों के बीच एक ऐसी जंग चल रही थी जो बंदूकों से नहीं बल्कि रॉकेट से लड़ी जा रही थी। ये जंग थी दुनिया को बताने की कि कौन सा देश इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। और इसी बीच सन 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नाम के सैटेलाइट को लॉन्च करके बाजी मार ली। अमेरिका के लिए ये शर्मिंदगी का पल था। नासा जो अभी 1958 में ही बना था, अमेरिका को इस स्पेस रेस में आगे रखने के लिए नासा पर लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा था। नासा से कुछ बड़ा करने की उम्मीद की जा रही थी। सोवियत यूनियन ने तो सिर्फ एक सैटेलाइट को ही अंतरिक्ष में भेजा था, तो नासा इससे भी कुछ बड़ा क्या कर सकता था? भला इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से बड़ा और क्या हो सकता है? लेकिन अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना इतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों के सामने सवालों का पहाड़ था। स्पेस की माइक्रोग्रेविटी में शरीर आखिर कैसे काम करता है? अंतरिक्ष यात्रियों पर रेडिएशन का क्या असर होगा? क्या अंतरिक्ष में सांस लेना भी मुमकिन है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला लिया गया। हालांकि ये आइडिया कोई नया नहीं था। सोवियत यूनियन पहले ही कुत्तों को स्पेस में भेज चुका था, जिसमें लाइका सबसे मशहूर थी, जो सन 1957 में स्पुतनिक 2 मिशन में स्पेस में भेजी गई थी। लेकिन अफसोस कि वो कभी वापस नहीं लौटी। अमेरिका ने भी फ्रूट फ्लाइज और चूहों को भेजा था, पर इतने से बात नहीं बन रही थी। नासा को कुछ और चाहिए था, एक ऐसा जानवर जो इंसानों के बेहद करीब हो, जो उसकी तरह सोच सके और जो अंतरिक्ष में छोटे छोटे टास्क भी परफॉर्म करे। चिंपैंजी इस काम के लिए एकदम परफेक्ट थे। उनका दिमाग, उनकी हरकतें और इंसानों से 98% मिलता डीएनए उन्हें खास बनाता था। और यही वजह थी कि हैम को इस मिशन के लिए चुना गया। हालांकि इस मिशन का अंत इतना दर्दनाक नहीं था, लेकिन इसने कई सवाल खड़े किए कि ये मिशन सिर्फ एक क्रूअल एक्सपेरिमेंट नहीं थे। ये जानवरों का बलिदान था हमारे विज्ञान की तरक्की के लिए, स्वार्थी इंसानों के लिए। हैम की जिंदगी। हैम का जन्म 1957 में हुआ था। अफ्रीका के कैमरून के घने जंगलों में वो एक आम चिंपैंजी का बच्चा था। खेलता कूदता, अपनी माँ की गोद में सोता और पेड़ों की शाखाओं पर झूलता। उसकी दुनिया जंगल की आवाजों से भरी थी, पक्षियों की चहचहाट, हवाओं की सरसराहट और अपने झुंड की हल्की हल्की चीखें। लेकिन ये खुशहाल दिन ज्यादा दिन नहीं चले। एक सुबह शिकारियों के हमले ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी माँ को गोली मार दी गई और हैम को पकड़ लिया गया। महज 3 साल की छोटी उम्र में वो अनाथ हो गया था। उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया गया और फिर जहाज में भरकर अमेरिका ले जाया गया। मियामी के रेयर बर्ड फार्म में उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। वो वहाँ पर अकेला था,
बिना परिवार, बिना जंगल की आजादी के। सन 1959 में उसे होलोमैन एयरफोर्स बेस न्यू मैक्सिको भेजा गया। उस वक्त उसका नाम सिर्फ नंबर 65 था, एक कोड जो उसे एक जानवर से कुछ ज्यादा नहीं बनाता था, लेकिन बाद में उसे हैम नाम दिया गया। होलोमैन एरोस्पेस मेडिकल सेंटर के सम्मान में उसकी वो मासूम आंखें जो कभी जंगल की हरियाली देखती थीं, अब सिर्फ मशीनों और सफेद कोट वाले वैज्ञानिकों से घिरी रहती। हैम को अंतरिक्ष में भेजने से पहले उसकी कठिन ट्रेनिंग शुरू हुई। नासा को ये जानना था कि क्या वो अंतरिक्ष के मुश्किल हालातों में काम कर सकता है, और इसके लिए उसे एक खास सीट पर बांधा जाता था और फिर उसे लीवर्स को खींचना सिखाया गया। हर बार जब वो सही लीवर खींचता उसे एक बनाना पैलेट मिलता, लेकिन गलती करने पर उसे हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता। ये ट्रेनिंग उसके लिए आसान नहीं थी। वो एक जंगली जानवर था जिसे आजादी की आदत थी, लेकिन अब वो उस आजादी के लिए तरस गया था। उसे हर दिन घंटों तक एक छोटी सी जगह में बैठना पड़ता था, हिलने डुलने की जगह भी मुश्किल से थी, और उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे थे। वो ये सोच नहीं पा रहा होगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन शायद उसने इसी को जिंदगी का हिस्सा समझ लिया। और फिर उसके ट्रेनर्स ने देखा कि हैम में कुछ खास तो जरूर था। वो बाकी चैंपियंजीज से ज्यादा तेजी से सीखता था, उसकी बुद्धि और जिज्ञासा उसे अलग बनाती थी, लेकिन इस ट्रेनिंग ने उसकी मासूमियत को भी छीन लिया। कई बार वो चीखता, अपने पिंजरे को हिलाता जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी वापस मांग रहा हो, लेकिन आखिरकार उसने अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को ही एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो पूरी तरह से तैयार हो गया, न सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए बल्कि एक ऐसी खतरनाक यात्रा के लिए जो भविष्य में इंसानों के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल देगी। हैम की अंतरिक्ष यात्रा का ऐतिहासिक दिन 31 जनवरी सन 1961 को आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुबह सुबह हैम को उसकी खास सीट पर बांधा गया। उसका छोटा सा शरीर स्पेस सूट में ढक गया और उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। जैसे ही मर्क्यूरी रेडस्टोन 2 रॉकेट ने उड़ान भरी, उसका शरीर भारी जी फोर्स से दब गया। रॉकेट 6 मिनट तक अंतरिक्ष में रहा। इस दौरान हैम ने अपने लीवर्स को खींचा जैसा उसे ट्रेनिंग में सिखाया गया था। वैज्ञानिकों ने उसकी हार्ट रेट, ब्रीदिंग और ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर किया। शुरू में सब कुछ ठीक था, वो जिंदा था और प्लान के मुताबिक ही काम कर रहा था, लेकिन इस मिशन में एक गड़बड़ हो गई। रॉकेट का ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया और वापस धरती पर आते वक्त स्पेस कैप्सूल अपनी तय जगह से करीब 200 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में जा गिरा। हैम की जान खतरे में थी। जब रेस्क्यू टीम ने कैप्सूल खोला तब वो पानी से गीला और डरा हुआ था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो जिंदा था। उसने अंतरिक्ष की वो खतरनाक यात्रा पूरी कर ली थी। उसकी सफलता ने नासा को भरोसा दिलाया कि इंसान भी अंतरिक्ष में जा सकता है, और सचमुच 3 महीने बाद ही एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री बने। हैम ने क्या सिखाया? हैम की यात्रा सिर्फ एक स्टंट नहीं थी, इसके पीछे कई गहरे वैज्ञानिक मकसद छिपे हुए थे। उस वक्त इंसानी शरीर पर माइक्रोग्रेविटी का असर किसी रहस्य से कम नहीं था। हैम के डेटा से पता चला कि बिना गुरुत्वाकर्षण के भी दिल और दिमाग काम कर सकते हैं। उनकी हार्ट रेट करीब 150 बीट्स पर मिनट तक गई थी, लेकिन वो स्थिर रही। अंतरिक्ष में जाकर कुछ भी ऐसे बदलाव नहीं आ रहे थे जिससे एक सेफ स्पेसक्राफ्ट में रहते हुए कोई जान माल का नुकसान हो। रेडिएशन का असर भी कम था। साथ ही उसने लीवर्स को खींचकर ये साबित कर दिया कि अंतरिक्ष में बुद्धि और मोटर स्किल्स काम करती हैं। ये जानकारी मर्क्यूरी प्रोग्राम के लिए जरूरी थी। हैम की वजह से ही वैज्ञानिकों को यकीन हुआ और उनमें कॉन्फिडेंस आया कि इंसान अंतरिक्ष में न सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि काम भी कर सकता है। हैम की छोटी सी यात्रा ने अपोलो मिशन और चंद्रमा पर लैंडिंग का रास्ता तक खोल दिया था, लेकिन इस वैज्ञानिक जीत के मायने हैम के लिए क्या थे? हैम को अंतरिक्ष से वापस लाया गया, लेकिन उसकी जिंदगी फिर पहले जैसी कभी नहीं हुई। हालांकि वो अब एक हीरो था। उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी थीं, लेकिन उसके लिए ये शोहरत बेमानी थी। उसे पहले नॉर्थ कैरोलिना जू में रखा गया, फिर 1980 में वॉशिंगटन डीसी के नेशनल जू में भेज दिया गया, जहां पर वो अकेला ही रहता था, बिना किसी जंगल, बिना अपने साथियों के। लोग उसे देखने आते थे, लेकिन शायद वो इस बात को नहीं समझ पाया
कि उसकी 16 मिनट की यात्रा ने क्या कमाल कर दिया था। ऑब्वियसली वो कोई इंसान तो नहीं था। उसके ट्रेनर्स ने बताया कि हैम में एक खास चमक थी। वो लोगों से नजरें मिलाता था जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी भी थी। शायद उसे अपनी खोई हुई आजादी वापस चाहिए थी या अपनी माँ की याद उसे उदास कर रही थी। आखिरकार 1983 में उसकी मौत हो गई। वो सिर्फ 26 साल का था। उसे आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में दफनाया गया, लेकिन उसकी कब्र पर सिर्फ एक छोटा सा पत्थर रखा गया है। क्या वो सचमुच एक हीरो था या एक ऐसा शिकार जिसे इंसानों ने अपने सपनों के लिए इस्तेमाल किया? हैम के बाद क्या हुआ? हैम के बाद नासा ने और भी चिंपैंजियों को अंतरिक्ष में भेजा, जैसे इनोस जो 1961 में मरकरी एटलस 5 से ऑर्बिट में गया। लेकिन जैसे जैसे तकनीक और बेहतर हुई, जानवरों की जरूरत कम होती गई। आज अंतरिक्ष मिशंस में रोबोट्स और सिमुलेशंस ने उनकी जगह ले ली है। फिर भी हैम की कहानी बहुत खास है। उसने वो जोखिम उठाया जो इंसान नहीं उठा सकते थे। ये उसी की देन है कि आज हम अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बना पाई हैं। हैम की कहानी ने तो एक अंतिम मोड़ ले लिया, पर उसकी विरासत आज भी वो ज्ञान है जो हमने हैम के डेटा से लिया। ये हमारे विज्ञान की जीत और हमारी खुशकिस्मती थी कि हैम सही सलामत वापस लौट आया। लेकिन इस मिशन ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। वो फिर कभी अपनी मर्जी से नहीं जी पाया। जितना अधिक अंतरिक्ष के लिए हमारे मन में फैसिनेशन और अट्रैक्शंस होती हैं, उससे कहीं ज्यादा इससे जुड़े हुए डर भी बने रहते हैं। फिर चाहे वो लॉन्च के दौरान आग छोड़ते हुए अंतरिक्ष में जा रहे किसी रॉकेट के हवा में ही फट जाने के हों, या फिर धरती पर वापसी करते हुए वायुमंडल में ही जलकर खाक हो जाने के। हर सूरत में इस पर सवार अंतरिक्ष यात्री के जान से हाथ धोने की पूरी आशंकाएं बनी रहती हैं। एक पल में सब कुछ धाराशायी होकर सब कुछ उजड़ जाने का डर हमेशा सताता रहता है। मगर आजकल जिन घटनाओं को हमने अतीत में होते देखा है, वो या तो धरती से अंतरिक्ष की ओर जाते हुए घटी थी या फिर अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हुए। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु स्पेस में ही हो जाए? तो ऐसे में उसके शरीर का क्या हाल होगा? स्पेस के कठिन एनवायरनमेंट में वो कितने वक्त तक जिंदा रह पाएगा? इस पूरे सफर का दर्दनाक अंत कैसे होगा? वेल, जानने के लिए पूरी दास्तान बने रहें आज के इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में। 12 अप्रैल सन 1961 वो तारीख जब पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचा था। इसके बाद वक्त का चक्का घूमा और इंसान ने चांद तक का सफर तय किया और किस्मत से हर एक बार सही सलामत धरती पर वापस भी आए। सन 1961 में अंजाम दी गई फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बाद से अब तक 61 साल पूरे हो चुके हैं और उन 61 सालों में कुल 574 लोगों ने अंतरिक्ष की सैर की है। इस कड़ी में 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 18 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसमें कल्पना चावला सहित 7 सदस्यों वाले स्पेस शटल कोलंबिया के चालक दल का हादसा भी शामिल है। टेक्निकली देखा जाए तो आज तक कैरमन लाइन के ऊपर महज 3 लोगों ने ही अपनी जान गंवाई है और ये तीनों ही लोग सोवियत कॉस्मोनॉट थे। दरअसल ये बात आज से तकरीबन 50 साल पहले की है, जब 30 जून सन 1971 की रोज 3 सदस्यों वाला एक सोवियत चालक दल अपना 3 हफ्तों लंबा मिशन पूरा कर धरती पर लौट रहा था। ये ऐतिहासिक सोयूज 11 मिशन था, जिसने दुनिया के सबसे पहले स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 को जन्म दिया था। इसी स्पेस स्टेशन की असेंबली के लिए ये कॉस्मोनॉट स्पेस में भेजे गए थे। इन्होंने लगातार 21 दिनों तक यहाँ अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और इस दौरान वो एक लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहे, जितना कि आज से पहले कोई भी अंतरिक्ष यात्री या फिर क्रू नहीं रहा था। इस दौरान उन्होंने स्पेस वॉक्स की, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज को स्पेस में कंडक्ट किया और अपने अभियान के एक अहम काम सैल्यूट 1 स्पेस स्टेशन की तामीर की और वो अपने सभी मंसूबों में कामयाब भी रहे। मगर जब बारी आई अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटने की, तो उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। वो तीनों एक ऐसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुए जिसे स्पेस फ्लाइट की भाषा में डीकम्प्रेशन कहा जाता है। वास्तव में इन तीनों कॉस्मोनॉट ने धरती पर री एंट्री के लिए स्पेस स्टेशन से अनडॉक किया तो उसमें लगा केविन वेंट वाल्व खुला ही रह गया, जिससे हुआ ये कि सर्विस मॉड्यूल का सारा प्रेशर लीक होकर स्पेस में जाने लगा और सर्विस मॉड्यूल के भीतर एक कड़ा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसके चलते उनकी ऐसी दर्दनाक मौत हुई। इस हादसे में
कमांडर जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, फ्लाइट इंजीनियर व्लादिस्लेव वोल्कोव और रिसर्च इंजीनियर विक्टर पैत्सेव ने अपनी जान गंवाई। बाद में जांच के दौरान ये पता चला कि वो वॉल्व एक डिफेक्टेड पीस था जिसने तीनों वैज्ञानिकों को अपने आगोश में ले लिया। मगर इन तीनों कॉस्मोनॉट की मौत ने इंसानों को बहुत से सबक भी सिखाए। हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि स्पेस में मौत कैसे होती है, वो क्या खतरे हैं जो अंतरिक्ष में हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, और हमारी स्पेस एजेंसीज को भविष्य में ऐसे खतरों को टालने के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। इस घटना के बाद यूं तो 2 मेजर स्पेस डिजास्टर्स हुए हैं, जिसमें 1986 का स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर और 2003 में हुआ स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर शामिल है। हालांकि ये दोनों ही हादसे या तो लॉन्च के जस्ट बाद हुए या फिर मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के दौरान हुए। इनका मिड स्पेस डेथ से कोई लेना देना नहीं था। आइए अब चलते हैं आपसे असली सवाल की ओर। क्या हो अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ही मारा जाए, उसकी डेड बॉडी का क्या होगा? आखिर स्पेस में मरना कितना दर्दनाक और भयानक साबित हो सकता है? आइए जानते हैं इस सिमुलेशन के माध्यम से। जैसा कि हमने आपको सोयूज 11 मिशन के बारे में बताया, वो तीनों ही कॉस्मोनॉट्स अंतरिक्ष के हार्श और ब्रुटल एनवायरनमेंट से एक्सपोज होने पर मारे गए थे, मगर फिर भी वे एक कैबिन के अंदर कंप्लीट एक्सपोजर से कोसों दूर थे। इससे उलट अगर एक ऐसे सिनेरियो को इमेजिन किया जाए जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री स्पेस के क्रायोजेनिक एनवायरनमेंट में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और उसके पास किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्टिव गियर मौजूद नहीं है, तो उसकी जिंदगी का सफर बेहद छोटा सा होकर महज कुछ सेकंड तक ही सिमट कर रह जाएगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक नेकेड ह्यूमन बॉडी ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड्स तक बाहरी अंतरिक्ष के वातावरण में जीवित रह सकती है। इस दौरान सब्जेक्टेड बॉडी पर बहुत से ब्रुटल चेंजेस होंगे, जिसमें प्रेशर डिफरेंस के चलते खून का उबलकर भाप बन जाने से लेकर शरीर का फूल कर किसी गुब्बारे की तरह तैरने तक सभी सर्कमस्टांसेस इंक्लूडेड हैं। अगर आउटर स्पेस में ह्यूमन एक्सपोजर को एक टाइमलाइन पर उतारें तो एक्सपोजर के विद इन अ सेकेंड बहुत से लोग फेंट पड़ सकते हैं, क्योंकि आउटर स्पेस ऑलमोस्ट 100% वैक्यूम का घर है। इसलिए यहाँ आपके सांस लेने या रोकने का कोई मतलब ही नहीं है। एक्सपोजर के अगले ही सेकंड आपके लंग्स में एक तेज दर्द उठेगा, जिसके साथ ही आप बेहोश हो जाएंगे और आपके फेफड़े फैलने लगेंगे। इसी के साथ ही शरीर में मौजूद हर एक अंग अपने साइज से 2 गुना या 3 गुना बड़ा हो जाएगा। ध्यान रहे इस वक्त आपका खून उबल रहा होगा, जिसके चलते हर एक नस नाड़ी में भी तेज हरकत होगी और ये हरकत जल्द ही आपकी बॉडी के एक्सप्लोजन में बदल जाएगी। अब तक आपका ब्रेन डेड हो चुका होगा, मगर आपके जिस्म में थोड़ी बहुत जान बाकी होगी। हालांकि लगातार आपकी बॉडी के टिश्यूज टीयर होते जा रहे होंगे, हड्डियां पहले से ज्यादा दूर दूर आ जाएंगी और कुल मिलाकर 15वां सेकंड आते आते आप अंतरिक्ष के बर्फीले तापमान में जमकर सख्त हो जाएंगे। इसके बाद आपका शरीर उसी गति और दिशा में आगे बढ़ता जाएगा जिस पर वो आखिरी बार अलग हुआ था। हालांकि ये यात्रा भी बहुत लंबी नहीं चल पाएगी, क्योंकि अगर आप लो अर्थ ऑर्बिट में हैं तो जल्द ही ऑर्बिट डिके के चलते अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री कर जाएंगे, जहां एटमॉस्फेयर का एक्सट्रीम फ्रिक्शन पल भर में ही जलाकर आपको राख कर देगा और आप हमेशा के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में विलीन होकर रह जाएंगे। लिहाजा अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी है और आप स्पेस स्टेशन से जुदा होने से पहले एक स्पेस सूट पहने हुए हैं, तो आपकी ये अंतरिक्ष यात्रा सोच से कहीं ज्यादा लंबी हो सकती है। हालांकि इस अनजाने सफर का हर बीतता सेकंड आपको मौत के खौफ का एहसास दिलाएगा, इस बेदर्द अंतरिक्ष की यातनाओं से मिलवाएगा और फिर आपकी मौत के बाद लाश को भी खूब नचाएगा। तो फिर आइए अब जानते हैं आखिर उस एस्ट्रोनॉट का क्या होगा जो एक सील पैक स्पेस सूट पहनकर स्पेस में कहीं गुम हो गया है। ऐसे में उसका सफर कई मुसीबतों से भरा होगा, परंतु उसके पास जिंदा बचने की एक आस अभी भी बाकी होगी। दरअसल ऐसे में एक एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे खुशकिस्मती की बात तो ये होगी कि वो अपनी मदद के लिए स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकता है। इनफैक्ट ऐसा करने के लिए उसके स्पेस सूट में एक डेडिकेटेड रेडियो कम्युनिकेशन सेट मौजूद होगा, जो उसकी आवाज को धरती पर बैठी ग्राउंड टीम तक पहुंचा सकता है, या फिर वो ऊपर ऑर्बिट में ही मौजूद स्पेस स्टेशन में कांटेक्ट कर सकता है। पर यहाँ पर एक समस्या है, और वो ये है कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने से पहले ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती जिसमें उन्हें गुम हो जाने पर वापस स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के तरीकों के बारे में बताया जाए। बल्कि सच तो यह है कि नासा या फिर दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ऐसा कोई भी रेस्क्यू मिशन चलाने का कोई भी अनुभव नहीं है, और न ही फिलहाल ऐसी कोई भी तकनीक मौजूद है
जो बिछड़े हुए एस्ट्रोनॉट को वापस स्पेस स्टेशन से मिलवा दे। लिहाजा नासा अपने हर एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस वॉक पर भेजने से पहले ये मेक श्योर करता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, स्पेस सूट में किसी भी तरह का कोई लीक या होल न हो, क्योंकि अतीत में हमने देखा है कि कैसे एक बारीक सुराख भी 3 बेहतरीन वैज्ञानिकों की जान ले सकता है। इसी के मद्देनजर स्पेस स्टेशन से बाहर जाने वाले हर एक एस्ट्रोनॉट को एक हाई प्रेशर स्ट्रेंथ वाली स्टील टेथर से बांधा जाता है, जो हमेशा उस अंतरिक्ष यात्री को अपने से जोड़े रखता है और उसे बाहरी अंतरिक्ष में लुढ़कने से भी रोकता है। अगर एक पल के लिए हम ये मान भी लें कि ये खास तरह की रोप अंतरिक्ष यात्री की बॉडी से डिटैच हो गई और एस्ट्रोनॉट बाहरी अंतरिक्ष में छूट गया, तो फिर एक विकल्प हमेशा उसके पास ये मौजूद रहता है, जिसे हम EVA यानी कि एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। दरअसल ये एक जेटपैक सिस्टम होता है। इसमें लगी propulsion मोटर्स के जरिए कोई भी एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस में मूवमेंट कर सकता है। ऐसे में अगर उस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया जाए तो हमारे सब्जेक्ट के पास सिवाय मौत के कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। हालांकि उसे अपनी मौत से पहले एक लंबी यात्रा को अंजाम देना होगा। बता दें कि एस्ट्रोनॉट के बैक पर टंगे ये दोनों सिलेंडर्स ऑक्सीजन गैस को कैरी करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट को थ्रू आउट द स्पेस वॉक सांस लेने में मदद करते हैं। एक ऑक्सीजन टैंक नॉर्मल कंडीशंस में 16 घंटों तक ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रख सकता है, यानी कि टैंक फुल होने पर कम से कम 30 घंटों तक तो नॉन स्टॉप ऑक्सीजन सप्लाई चलती ही रहेगी। साथ ही एस्ट्रोनॉट द्वारा एक्सेल की गई कार्बन डाइऑक्साइड का निपटारा करने के लिए भी इसमें एक खास सिस्टम मौजूद होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को आउटर स्पेस में पंप कर देता है। साथ ही स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर को कैंसल आउट करने के लिए स्पेस सूट में फैब्रिक पर फ्लूइड ट्यूब्स होती हैं, जिसमें ऑल द टाइम चिल्ड वाटर फ्लो करता रहता है, जो हमेशा एस्ट्रोनॉट को एक चिल्ड एहसास देता है। एंड इवन एस्ट्रोनॉट चाहे तो उस स्पेस सूट में वो यूरिनेट भी कर सकते हैं। इतनी सारी सुख सुविधाओं के साथ इस स्पेस सूट में ह्यूमन बॉडी को आउटर स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और कंडीशन से अनएक्सपोज रखने का गजब का टैक्ट होता है। हालांकि जब कुछ घंटों बाद ये सब कुछ बंद पड़ जाएगा तो उसमें सवार एस्ट्रोनॉट की असली हालात तब खराब होना शुरू होगी। ऑक्सीजन खत्म होने से दम घुटकर मौत होने से लेकर बैटरीज के डिस्चार्ज होते ही डिकम्प्रेशन के चलते एस्ट्रोनॉट की ट्रेजिक डेथ तक कुछ भी पहले हो सकता है। इस केस में भी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि हमने इससे पहले वाले सिनेरियो में इमेजिन किया था। इन पॉसिबिलिटीज ने हमें काफी हद तक स्पेस के ब्रूटल और टेरिफाइंग चेहरे से तो मिलवा दिया है, मगर इसके साथ ही ये बात जाननी भी उतनी ही सच है कि विज्ञान को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए जोखिम उठाने पड़ते हैं और डर को लेट डाउन करके जीत का परचम फहराना पड़ता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एस्ट्रोनॉमर्स को ब्रह्मांड में पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा अंदर तक झांकने का मौका दे दिया है। समय में इतना पीछे हम पहले कभी नहीं गए थे। JWST ने रीआयोनाइजेशन एरा के एकदम बीचों बीच झांक कर देखा है और वहां पर हमें बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एमिटिंग गैलेक्सीज वहां पर मौजूद थी। ये ब्राइट और एनर्जेटिक गैलेक्सीज इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि ये अकेले ही पूरे यूनिवर्स को आयोनाइज कर सकती थी, जो हमारे इस बिलीफ को चुनौती देता है कि आयोनाइजेशन की प्रक्रिया एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी और वो धीरे धीरे अरबों साल के अंतराल में जाकर खत्म हुई होगी। ये खोज हमें बताती है कि रीआयोनाइजेशन पीरियड हमने जितना सोचा था उसे सैकड़ों मिलियन साल पहले ही खत्म हो गया होगा, क्योंकि अर्ली यूनिवर्स में उन बहुत ही चमकदार गैलेक्सीज का पाया जाना ये दर्शाता है कि उन गैलेक्सीज ने ही ब्रह्मांड को आयोनाइज कर दिया होगा। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर रीआयोनाइजेशन पीरियड इतनी जल्दी समाप्त हो गया था तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और लाइमन अल्फा फॉरेस्ट, ये दोनों रिलायबल कॉस्मिक इंडिकेटर्स हमें आज की तुलना में अलग दिखने चाहिए थे। और यही डिफरेंस JWST की ऑब्जर्वेशंस और हमारे मॉडल्स के बीच एक बहुत बड़ी टेंशन पैदा कर रहा है। हालांकि वैज्ञानिक इसके सॉल्यूशंस को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर जेम्स वेब की ऑब्जर्वेशन सही साबित होती हैं, तो सवाल हमारे बनाए गए मॉडल्स पर होने वाला है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? एक संभावना तो ये है कि हमारे वर्तमान के जो मॉडल्स हैं उनमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेसेस शायद हमने मिस कर दी हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन, जहां पर आयोनाइज्ड प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से नेचुरल हाइड्रोजन का एटम बनाने के लिए कंबाइन हो गए थे। अगर रिकॉम्बिनेशन जैसा कि हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा था,
तो उस समय पूरे यूनिवर्स को आयोनाइज्ड बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जरूरत पड़ी होगी, जो कि JWST की फाइंडिंग्स में हमने देखा है और JWST इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। दूसरी संभावना यह है कि शुरुआती यूनिवर्स में जो शुरुआती गैलेक्सीज बन रही थीं, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रही थीं, जिससे वो काफी ज्यादा मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आसपास के स्पेस में रिलीज कर रही थी। मतलब यह है कि JWST ने जो भी देखा वो हमारे शुरुआती ब्रह्मांड में कॉस्मिक एवोल्यूशन का एक अनएक्सपेक्टेड फेज है। लेकिन जब तक और डेटा नहीं आता, हमारे वैज्ञानिक इन आश्चर्यचकित कर देने वाली खोजों से ऐसे ही जूझते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास JWST की फाइंडिंग्स को वेरीफाई करने के लिए कोई भी टूल मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पहली बार है कि हम ब्रह्मांड को समय में इतना पीछे देख पा रहे हैं। तो हमें आशा है कि JWST से जब और भी डेटा हमारे पास आएगा, तब हम इस पर पुख्ता तौर पर अपनी कोई राय बना पाएंगे। रिजॉल्विंग द मिस्ट्री। JWST के डेटा और हमारे पहले से एस्टेब्लिश किए गए मॉडल्स के बीच ये डिफरेंस हमें बताता है कि हम शुरुआती यूनिवर्स के बारे में कितना कम जानते हैं। हालांकि इस टेलीस्कोप की फाइंडिंग से जो भी डिबेट साइंटिफिक कम्युनिटी में हो रही है, उसके लिए हमें और भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है और उन बेहतर मॉडल्स की भी जरूरत है जो हमें ये समझा सकें कि हाइड्रोजन कैसे उस समय रिकम्बाइन हुआ होगा और गैलेक्सीज का विकास उस शुरुआती ब्रह्मांड में कैसे हुआ होगा। आने वाले सालों में हमें JWST से जो भी डेटा मिलेगा और फ्यूचर स्पेस मिशन से मिलने वाले डेटा को कंबाइन करके हम ये स्पष्ट कर पाएंगे कि क्या जेम्स वेब के परिणाम किसी नई भौतिकी की ओर इशारा तो नहीं कर रहे, या फिर JWST द्वारा की गई ये खोजें किसी पहेली का गायब हुआ सिर्फ टुकड़ा भर हैं। बस हमें उन्हें सुलझाना है। एस्ट्रोनॉमर्स खास तौर पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 2023 में लॉन्च किए गए यूक्लिड मिशन और चिली में रॉबिन ऑब्जर्वेटरी से आने वाले फ्यूचर के सर्विस डेटा का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वहां से वैज्ञानिकों को इस मिसिंग पजल के कोई जवाब मिल पाए। हालांकि इसके साथ ही एस्ट्रोनॉमर्स हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल्स को भी दोबारा से देख रहे हैं कि क्या हमारे मॉडल्स में ही कोई कमी तो नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन को आयोनाइज करने के लिए कितने रेडिएशन की जरूरत थी, क्या वो हमारी प्रेडिक्ट की गई वैल्यू से कम था या ज्यादा, क्या हम यहाँ पर गलत तो नहीं हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन ने इस प्रक्रिया में एक अहम किरदार निभाया होगा, जिसे कि हमने अपने मॉडल्स में नजरअंदाज कर दिया है। वहीं कुछ वैज्ञानिक ये भी स्पेकुलेट करते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड में जो शुरुआती तारों का निर्माण हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा बड़े और बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्हीं की वजह से रीआयोनाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन एक बात निश्चित है कि JWST ने ब्रह्मांड की हमारी खोज में एक नया अध्याय खोल दिया है और रीआयोनाइजेशन के बारे में ये बहस अब वर्षों तक जारी रहेगी। जूलियन मुनोज और उनके सहयोगी इस आशा के साथ इस कॉस्मिक मिस्ट्री पर काम कर रहे हैं कि जब नया डेटा आएगा तो वो रीआयोनाइजेशन की ट्रू टाइमलाइन को फाइनली अनकवर कर पाएंगे और इस कॉस्मिक मिस्ट्री को सुलझाने की दिशा में कदम आगे रख पाएंगे। आगे फ्यूचर में होने वाली खोजों से हमें जो भी आंसर्स मिलेंगे, वो न सिर्फ रीआयोनाइजेशन की हमारी समझ को और इस ब्रह्मांड की समझ को रीसेट करेंगे, बल्कि ये हमारी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की फाउंडेशन को भी और ज्यादा मजबूत कर देंगे। वैज्ञानिकों के लिए ये समय बहुत ही एक्साइटिंग है। JWST से की जा रही हर एक ऑब्जर्वेशन हमें इस ब्रह्मांड के ट्रू नेचर के और भी करीब लेकर जा रही है। हम अब इसे सही मायनों में समझ पा रहे हैं और इसे देखकर लगता है कि जेम्स वेब अपने इरादों में पूरी तरह से कामयाब होता नजर आ रहा है। कंक्लूजन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिले रिजल्ट्स ने एक नई साइंटिफिक डिबेट को जन्म तो दे दिया है, जो हमारे यूनिवर्स के एवोल्यूशन की समझ को बदल सकती है। अगर रीआयोनाइजेशन हमारे पहले बनाए गए मॉडल्स की अपेक्षा जल्दी खत्म हो गया था, तो यह हमारे उन सभी मॉडल्स को भी और हमारे विचारों को भी चुनौती देता है जो हमने उन मॉडल्स को बेस मानकर बनाए थे, जैसे कि पहले सितारे और आकाश गंगाएं कैसे बनी थीं और उन्होंने कैसे इस ब्रह्मांड को आगे शेप किया। ये खोजें दिखाती हैं कि हम शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जान पाए हैं और हमें कितना कुछ सीखना अभी बाकी है। जैसे कि जूलियन मुनोज ने बताया कि ये सिर्फ एक या दो आकाशगंगाओं के बदलने का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना के विकास का सवाल है
जो हुआ तो सही, लेकिन हमने और हमारे मॉडल्स ने ऐसा कभी प्रिडिक्ट नहीं किया था। लेकिन हमारे मौजूदा मॉडल्स के बीच आए इस तनाव को हल करने के लिए वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस और नई रिफाइंड थियरीज पर काम करने की जरूरत है। और भी ज्यादा मिशंस जैसे कि यूक्लिड मिशन और रॉबिन्सन ऑब्जर्वेटरी से आने वाले डेटा से हम रीआयोनाइजेशन के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन तब तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे पुराने विचारों को चुनौती देता रहेगा और हमारे सामने नई खोजों के रास्ते खोलता रहेगा। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की ये यात्रा अभी तो शुरू ही हुई है, लेकिन एक बात निश्चित है कि हम इंसान ब्रह्मांड को कभी पूरा समझ ही नहीं पाए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज तो इस गैलेक्सी की संरचना है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी को जब आप पहली बार देखते हैं तो लगता है कि जैसे किसी बच्चे ने नीले सफेद रंगों से आकाश में घुमावदार लकीरें खींच दी हों। ये कोई परफेक्ट स्पाइरल नहीं है जैसे हमारी मिल्की वे या एंड्रोमेडा की तरह, पर M33 को स्पाइरल गैलेक्सी में ही क्लासिफाई किया जाता है। इसकी 2 मेन स्पाइरल आर्म्स हैं, लेकिन वो बीच से टूटी हुई हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो और उन्हें खींचकर अलग कर दिया हो। लेकिन इन टूटी हुई स्पाइरल आर्म्स के बीच अनेकों विशाल H2 रीजन्स पाए जाते हैं, जहां सूर्य से सैकड़ों गुना भारी सितारे पैदा हो रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें NGC 604, NGC 595 और IC142 जैसे नामों से पुकारते हैं, पर असल में ये विशाल H2 रीजन्स आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के बड़े बड़े बादल हैं, जहां तारे बनने की प्रोसेस शुरू होती है। NGC 604 तो इतना बड़ा है कि हमारा ओराइन नेबुला इसमें समा जाएगा, और वो भी कई बार। ये 1500 लाइट ईयर्स चौड़ा एक गैस का गुब्बारा है, जिसमें लाखों डिग्री गर्म आयोनाइज्ड गैस भरी पड़ी है और दर्जनों O टाइप स्टार्स एक साथ चमक रही हैं। हबल और जेम्स वेब की तस्वीरों में ये किसी लाल गुलाबी रंग के विशाल बुलबुले की तरह दिखता है, जैसे किसी आकाशगंगा के अंदर से एक दूसरी आकाशगंगा पैदा हो रही हो। हमारी मिल्की वे में एक मोटा सा सेंट्रल बल्ज है और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो करीब 4 से 6 लाख सोलर मासेस के बराबर भारी है। एंड्रोमेडा में तो 100 मिलियन सोलर मासेस का एक दैत्याकार सूर्य द्रव्यमान का राक्षस बैठा है, लेकिन ट्रायंगुलम गैलेक्सी के केंद्र में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सन 2024 तक सारे ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं कि वहां कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल या तो है नहीं, या उसका मास 3000 सोलर मासेस से भी कम है, यानी लगभग न के बराबर। और ये बात वैज्ञानिकों को परेशान करती है, क्योंकि जितनी बड़ी आकाशगंगा होगी उसका उतना ही बड़ा सेंट्रल ब्लैक होल भी होना चाहिए। ये नियम लगभग हर जगह पर लागू होता है, सिवाय ट्रायंगुलम गैलेक्सी के। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि या तो वो ब्लैक होल कभी बना ही नहीं, या फिर बहुत साल पहले किसी बड़ी सी टक्कर में बाहर फेंक दिया गया, और दोनों ही संभावनाएं डरावनी हैं। फिर भी ये आकाशगंगा सितारे बनाने में माहिर है। इसकी स्टार फॉर्मेशन रेट करीब 0.45 सोलर मासेस पर ईयर है। हमारी मिल्की वे से थोड़ी कम, लेकिन एंड्रोमेडा से कई गुना ज्यादा। इसका मतलब है कि इसके पास अभी भी बहुत सारी गैस बाकी है, करीब 3.2 बिलियन सोलर मासेस की हाइड्रोजन गैस, जिससे तारे बनने अभी बाकी हैं। जबकि हमारी आकाशगंगा पहले ही आधी गैस खर्च कर चुकी है, जिसका मतलब है ट्रायंगुलम गैलेक्सी अभी जवान है, और ये युवावस्था कहीं न कहीं उसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये एंड्रोमेडा की तरफ 180 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। करीब 3 से 5 बिलियन साल बाद इन दोनों का एक भयानक टकराव होगा, और जब ये होगा तो ट्रायंगुलम गैलेक्सी में मौजूद सभी तारे और गैस एंड्रोमेडा में मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले ट्रायंगुलम गैलेक्सी हमें कुछ सिखा रही है। वो बता रही है कि आकाशगंगाएं भी अलग अलग स्वभाव की होती हैं, कुछ शांत तो कुछ उग्र। कुछ के केंद्र में अंधेरा राज करता है, कुछ के केंद्र में सिर्फ प्रकाश। ट्रायंगुलम गैलेक्सी को जब आप दूर से देखते हैं तो ये 2.74 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक चमकीला स्पाइरल दिखाई देता है, लेकिन इसकी रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो पहले ही 2.74 मिलियन साल पुरानी हो चुकी होती है। यानी हम उसे आज नहीं बल्कि उसका उस समय का स्वरूप देख रहे हैं
जब पृथ्वी पर हमारे पूर्वज अभी अभी सीधे खड़े होना सीख रहे थे। धरती पर मानव जीवन का एवोल्यूशन अभी शुरू ही हुआ था। तो उस समय पर ट्रायंगुलम गैलेक्सी में क्या हो रहा था? उसकी स्पाइरल आर्म्स में नए नए सितारे पैदा हो रहे थे। NGC 604 जैसी विशाल नर्सरी में हमारे सूर्य से 200 से 300 गुना भारी नीले राक्षस यानी ब्लू जायंट सितारे एक साथ जल रहे थे। उनकी अल्ट्रावायलेट रेज आसपास की गैस को इतना गर्म कर रही थी कि वो लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती थी। लेकिन ट्रायंगुलम गैलेक्सी की एक और खासियत है जो इसे हमारी मिल्की वे से बिल्कुल अलग बनाती है। यहाँ पर डार्क मैटर बहुत कम मौजूद है। हमारी आकाशगंगा में जितना डार्क मैटर है, ट्रायंगुलम गैलेक्सी में उसका सिर्फ 1/3 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ तारों और गैस पर गुरुत्वाकर्षण की पकड़ ढीली है। यही वजह है कि इसके स्पाइरल आर्म्स इतने खुले और टूटे हुए हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है। सन 2023-24 में एल्मा रेडियो टेलीस्कोप ने इसके केंद्र की मैपिंग की और उससे मिले नतीजे चौंकाने वाले थे। इसके केंद्र में मौजूद गैस की डेंसिटी बहुत कम है, सिर्फ 10 सोलर मासेस पर क्यूबिक पारसेक। वहीं अगर मिल्की वे के केंद्र को देखा जाए तो यहाँ पर यह आंकड़ा हजारों गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद ट्रायंगुलम गैलेक्सी में अभी कोई गैलेक्टिक कोर नहीं बनी है। ये अभी एक अधूरी आकाशगंगा है जो धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है। और शायद यही कारण है कि यहाँ कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल नहीं दिखता। और शायद ये भी हो सकता है कि वो कभी बने ही ना। इसके अलावा संभावनाएं और भी कई हो सकती हैं कि इसके केंद्र में कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हो सकता है कि वो बहुत छोटा हो और अभी सो रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रायंगुलम एक रेयर एग्जाम्पल है, एक प्योर डिस्क गैलेक्सी जिसमें बल्ज अभी विकसित नहीं हुआ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सन 2024 में इसके आउटर डिस्क में 59 नए स्टार क्लस्टर्स खोजे जो सिर्फ 10 मिलियन साल पुराने हैं, यानी अभी अभी बने हैं। ये बताता है कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी की स्टार फॉर्मेशन अभी काफी तेज है। अगले कुछ बिलियन सालों में तारों के बनने की ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, जिससे इसके सेंट्रल रीजन का मास और डेंसिटी काफी बढ़ जाएंगे और तब शायद इसका केंद्र भी सघन होकर ब्लैक होल पैदा कर पाएगा। फिलहाल इस गैलेक्सी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि अपने शुरुआती समय में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और इस यूनिवर्स में बनने वाली लगभग हर गैलेक्सी आखिर कैसे इवॉल्व होती है। लेकिन अभी तो ये छोटी सी हमारी पड़ोसी आकाशगंगा हमें बुला रही है, हर रात ट्रायंगुलम कॉन्स्टेलेशन में चमकती एक धुंधली सी रोशनी। वैसे तो इस गैलेक्सी को लेकर वैज्ञानिक बहुत कुछ जान चुके हैं, पर शायद इस ब्रह्मांड का नियम ही यही है कि जितना हम इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही और रहस्यमय होता चला जाता है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी का केस भी कुछ ऐसा ही है। आज भी ये गैलेक्सी हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक जीवंत पहेली बनी हुई है। इसका टोटल मास करीब 50 बिलियन सोलर मासेस के करीब है, जिसमें से सिर्फ 5 से 10% ही चमकदार पदार्थ जैसे कि तारे, गैस और धूल बन पाए हैं। बाकी इसका 90% से भी ज्यादा भाग डार्क मैटर है। पर इसके बावजूद भी ये हमारी मिल्की वे के मुकाबले आधा ही कम है। डार्क मैटर की ये कमी इसके रहस्यों को और गहरा कर देती है। ऐसा लगता है मानो इस गैलेक्सी ने अपने आप को डार्क मैटर की चादर के पीछे छिपा लिया हो। सन 2024 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के NIRCam और मीरी इंस्ट्रूमेंट ने इसकी साउदर्न आर्म में एक साथ 793 एकदम नए स्टेलर ऑब्जेक्ट्स को खोजा, जिनमें से ज्यादातर अभी प्रोटोस्टार स्टेज में हैं। कुछ तो सिर्फ कुछ लाख साल पुराने हैं और इनमें से कई 8 से 30 सोलर मासेस के करीब हैं। और अगले कुछ मिलियन सालों में यही तारे O टाइप या B टाइप ब्लू जायंट स्टार बन जाएंगे, जिससे पता चलता है कि इस गैलेक्सी में तारों के बनने की प्रक्रिया काफी तेज है। लेकिन वहीं अगर इसके केंद्र की ओर देखें तो हमें एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। इस गैलेक्सी का केंद्र ही इसका सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। सन 2023 में एल्मा और वेरी लार्ज रेडियो टेलीस्कोप ने इसके कोर को मिलीमीटर और सेंटीमीटर वेवलेंथ में देखा, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। वहां कोई तेज रेडियो सोर्स नहीं मिला, कोई जेट नहीं मिला और ना ही कोई कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट मिला।
किसी बड़ी गैलेक्सी का कोर इतना रहस्यमय तरीके से खाली मिलना जरूर सवाल खड़े करता है। आखिर इस गैलेक्सी के साथ कुछ बहुत भयानक तो नहीं हुआ? कोई बहुत भयानक टक्कर जिसकी वजह से शायद इसके स्पाइरल आर्म्स की शेप बिगड़ गई और इसके सेंटर से सारा मास चुरा लिया गया, इसके सुपरमैसिव ब्लैक होल भी। इस हिसाब से अगर इसके सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट भी करती हैं, तो उसका मास 3000 सोलर मासेस से ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ वैज्ञानिक इसे ब्लैक होल लेस स्पाइरल भी कहते हैं। लेकिन इस गैलेक्सी में ब्लैक होल न होने की मिस्ट्री को कई तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें पहली थियरी ये कहती है कि हो सकता है कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी ने अभी सुपरमैसिव ब्लैक होल की जरूरत ही महसूस न की हो, क्योंकि उसके पास पहले ही इतनी गैस थी कि इससे बनने वाले तारे अपने आप ही गैलेक्सी की डिस्क को स्थिर बना पा रहे थे। दूसरी थियरी ये कहती है कि बहुत पहले, शायद 8 से 10 बिलियन साल पहले, ट्रायंगुलम गैलेक्सी की किसी बड़ी आकाशगंगा से बहुत भयंकर टक्कर हुई थी। उस टक्कर की वजह से इसका मुख्य सेंट्रल ब्लैक होल बाहर फेंक दिया गया होगा। ऐसे रिकॉइलिंग ब्लैक होल्स का सिद्धांत हमारे विज्ञान में पहले से मौजूद है और ट्रायंगुलम गैलेक्सी उसका जीता जागता सबूत हो सकती है। इसके साथ ही एंड्रोमेडा की तरफ 180 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये लगातार बढ़ रही है। आज से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3.5 से 4.5 बिलियन साल बाद इन दोनों का आमना सामना होगा। शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ेंगे, एक दूसरे के स्पाइरल आर्म्स को खींचकर तबाह कर देंगे। फिर लाखों साल तक इन दोनों आकाशगंगाओं का ग्रेविटेशनल डांस चलता रहेगा और अंत में ये गैलेक्सी पूरी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी में विलीन हो जाएगी। इनके मर्जर के कुछ वक्त बाद हमारी मिल्की वे भी उस टक्कर में शामिल हो जाएगी, क्योंकि हम भी एंड्रोमेडा की तरफ करीब 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। तीनों आकाशगंगाओं के मिलने से एक बहुत ही विशाल एलिप्टिकल गैलेक्सी का निर्माण होगा, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स पहले ही मिल्कोमेडा नाम दे चुके हैं। पर ट्रायंगुलम की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, वो सबसे पहले निगल ली जाएगी। उसके सारे सितारे, उसकी सारी गैस, उसकी सारी कहानियां और शायद कहानियां सुनाने वाले भी एंड्रोमेडा के पेट में समा जाएंगे और हम पृथ्वी से उसकी आखिरी चमक को भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तब हमारा सूरज भी कब का लाल दानव बन चुका होगा। पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट चुका होगा। जो भी इंसान बचे होंगे वो या तो धरती से पलायन कर चुके होंगे या फिर सौरमंडल में ही कहीं दूर सुदूर इलाकों में बस्तियां बसा चुके होंगे। अगर आप भी इस अनोखी गैलेक्सी को देखना चाहते हैं तो आपको किसी गांव या शहरी लाइट पॉल्यूशन से किसी दूर ऐसी जगह पर जाना होगा जहां आसमान एकदम साफ दिखाई दे और फिर आसमान में आपको दिखेगा ट्रायंगुलम कॉन्स्टेलेशन, हल्का और धुंधला चमकता हुआ धब्बा। इस कॉन्स्टेलेशन में अल्फा ट्रायंगुलाई और बीटा ट्रायंगुलाई के बीच लगभग 1.5 डिग्री साउथ वेस्ट में एक हल्का सा धुंधले अंडाकार जैसा बादल एकदम साफ दिखाई देगा। ये करीब 6.5 मैग्नीट्यूड पर दिखाई देगा, यानी नंगी आंखों से तो ये बहुत मुश्किल से ही दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप 10x50 का बाइनोकुलर लगाते हैं तब आपके लिए नजारा बदल जाएगा। 40 से 50 मिनट तक आप अंधेरे में अपनी आंखों को सेट होने दें और फिर आप 30 से 50x जूम करके इस अनोखी गैलेक्सी के अंदर घुस चुके होंगे। 2026 से वेरा सी रूविन ऑब्जर्वेटरी हर 3 रात में ट्रायंगुलम गैलेक्सी को फिर से स्कैन करेगी। 10 साल में इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा सितारों की चमक में हो रहे बदलाव को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। हर सुपरनोवा, हर माइक्रो लेंसिंग घटना, हर घूमता हुआ गैस का बादल, हम इसके हर डेटा को कैप्चर करने वाले हैं। जेम्स वेब 2026 के मध्य तक इसके केंद्र का पूरा 3D स्पेक्ट्रम ले लेगा और तब शायद हमें इस बात का सटीक जवाब मिल पाए कि आखिर इसका ब्लैक होल कहां पर है। शायद यह हमारे विज्ञान की समझ को भी बदल कर रख दे, लेकिन आखिर में ये गैलेक्सी भी काल के ग्रास का शिकार हो जाएगी और ये खेल इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत समय तक यूं ही चलता रहेगा। लेकिन तब तक ट्रायंगुलम गैलेक्सी वही है और जीवित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस गैलेक्सी में वाकई कुछ अजीब चल रहा है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।